चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था। ठीक है, क्या क्या देखा था एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने बात की थी कि रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड ना, वो तो सिर्फ ब्रीदिंग है। तो दो फेज में रेस्पिरेशन होता है, एक था ब्रीदिंग और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। याद है वर्ड सेलुलर रेस्पिरेशन? ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि ये नाम क्यों पड़ा सेलुलर रेस्पिरेशन, बिकॉज ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है। तीन तरीके से देखे थे अपन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के अंदर कैसे होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें? ईस्ट में। तो क्या बनता है? इथिल अल्कोहल प्लस CO2 एंड एनर्जी। और वही अगर हमारी बॉडी में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है? CO2 NH2O एंड एनर्जी। ठीक है, और एक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या देखा था हमने? इन मसल सेल्स। कहां होता है? इन मसल सेल्स, ह्यूमन बॉडी में ही है ना। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज समटाइम्स आवर मसल सेल्स ऑल्सो ब्रीद एनारोबिकली, है ना। तो उससे क्या बन जाता है हमारी बॉडी में? लैक्टिक एसिड। याद है, ये देखा था हमने लैक्टिक एसिड, जिससे क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारे मसल्स में, विच क्रिएट्स क्रैम्प। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया था कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? लिखे थे पायरुविक एसिड। अरे हाँ, है ना, ये लिखा है ना हमने वर्ड पायरुविक एसिड, या फिर आपने लिखा होगा पायरुवेट। फिर जाकर के ये वाला तीन चीज हो सकती है। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन हो गए हमारे। एक हो गया एरोबिक, फर्स्ट वन इज एरोबिक विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड अनदर वन इज एनारोबिक विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां तक हमारा पूरा हो गया था। वो लास्ट में पाथवे बना लिए थे ना, ऐसा टाइप का। ठीक है, वाला क्वेश्चन आया है ना कई बार कि डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आपको तीनों बताने हैं। ठीक है, तो एक में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, बाकी दोनों में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है, बिकॉज उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है, या मिल ही नहीं रहा है, या मिल रहा है तो सफिशिएंट नहीं है टू कंप्लीटली ब्रेक डाउन इट। इसलिए वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करके क्या बना रहा है? या तो अल्कोहल या तो लैक्टिक एसिड। CO2 H2O नहीं बन पा रहा है। ऑल्सो वी सॉ ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में बनती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तभी तो ये वाला प्रोसेस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां पर होता है? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। याद है आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? एक लाइट माइक्रोस्कोपिक रॉड शेप्ड ऑर्गेनली। लाइट माइक्रोस्कोपिक तो सेल के हर ऑर्गेनली माइक्रोस्कोपिक है। सेल ही जब माइक्रोस्कोपिक है तो उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनली भी तो माइक्रोस्कोपिक होंगे ना। तो लाइट माइक्रोस्कोपिक रॉड शेप्ड ऑर्गेनली जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन मतलब एक तो आपका आउटर मेम्ब्रेन बाहर दिख ही रहा है, और एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है जो अंदर इस तरीके से फोल्डेड होती है। इट हैज गॉट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ताकि ये रिएक्शन हो सके। ये इसी जगह पर ये रिएक्शन हो रहा है। तो इफ इट इज गेटिंग मोर सरफेस, द रिएक्शन विल टेक प्लेस फास्टर, सो मोर एंड मोर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। तभी अपन इसको बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। कौन सा प्रोसेस? ग्लूकोज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ये पहला स्टेप है जो कहां हो रहा है? सेल के अंदर ही हो रहा है, बट नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया बट इन द साइटोप्लाज्म, जो सेल का लिक्विड है जहां पे सारे ऑर्गेनली फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम वहां हो रहा है। देन दिस पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया।
तो हमने लिखा था वो चार्ट में, ये नाम भी लिखे हुए ना कि कहाँ कहाँ क्या चीज हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट में आते हैं अपन, ब्रीदिंग। तो हैंड डाल लो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमको समझ में आ गया, सेल के अंदर हो रहा है, बट उस सेल के अंदर होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? एक्सचेंज ऑफ गैस से, ठीक है। तो हम जब एनिमल्स की बात करें तो विल स्टार्ट विथ यूनिसेलुलर, ऐसे एनिमल्स जिनके पास सिर्फ एक सेल है, वो कैसे गैस का एक्सचेंज करते हैं। फिर हम आएंगे थोड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म में कि वो कैसे एक्सचेंज करते हैं। फिर हम आएंगे अपने आप में कि हम कैसे गैस का एक्सचेंज करते हैं। जैसे अपन बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है, ये सेल ही उसकी पूरी बॉडी है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब तो यही होता है कि द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक से ज्यादा सेल जिनके पास है उनको मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो ये यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आएगा। और इसका पूरा का पूरा बॉडी एनवायरमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, या यू कह लो एनवायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। बट क्या हमारे हर सेल एनवायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है? नहीं, कुछ सेल्स तो बहुत अंदर अंदर है, एकदम डीप है, जिनको बाहर का एनवायरमेंट दिख भी नहीं रहा है। तो ऐसे तो ऑक्सीजन नहीं जा सकता हमारी बॉडी के अंदर। तीन तीन लेयर स्किन की हमारी है ना, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर है स्किन की हमारे अंदर, हमारे ऊपर मतलब। तो इससे ऑक्सीजन कैसे अंदर जा पाएगा? समझ रहे हैं क्या? दैट इज वाई वी हैव स्पेशल ऑर्गन to take in oxygen to give out carbon dioxide. But animals like unicellular organism, they don't have such special organs for gaseous exchange. तो वो अपनी इसी सेल से, अपनी इसी बॉडी से डायरेक्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं थ्रू द प्रोसेस नोन एज, एनी गेसेस? क्या बोले? बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे अनन्या? किस प्रोसेस से O2 और CO2 इन आउट होगा? डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन से O2 विल गेट इन एंड CO2 विल गेट आउट। वही डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, सेल में नहीं है तो अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर ज्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड तो वो बाहर चला जाएगा। तो ऐसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होता रहेगा। समझ रहे हैं क्या? इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। बट हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से हर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, डायरेक्ट डिफ्यूजन से नहीं मिल सकता। अंदर जाके तो डिफ्यूजन होगा ही, जो भी हम एयर इन कर रहे हैं लंग्स तक जा रही है वो एयर, उसके बाद उसका क्या हो रहा है? अगेन ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 दे रहा है, और वो जा रहा है हर सेल्स तक। और सेल में जाने के बाद तो डिफ्यूजन से ही अंदर जाएगा ना, बट डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं हो सकता जैसे कि अमीबा में हो रहा है, क्योंकि उसका एक सेल ही उसकी पूरी बॉडी है। बट हमारे अंदर ऐसा नहीं है, तो इसलिए वी नीड स्पेशल ऑर्गन की ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाएं। फिर वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो उस ऑक्सीजन को हर सेल्स तक पहुंचाएगा, दैट इज योर ब्लड। जो हमारा थर्ड लाइफ प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन के बिना अधूरे हैं। आप खाना खा लिए, इंटेस्टाइन तक खाना चला गया, फिर क्या? सेल्स तक तो पहुंचाना है ना, वरना वो खाना खाने का मतलब क्या देगा? सेल में एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, सेल में ये प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। ये ग्लूकोज किसने पहुंचाया था सेल तक? ब्लड ने। कैसे? इंटेस्टाइन के पास आया था, याद करिए। इंटेस्टाइन के पास आने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ था, और सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ था थ्रू ब्लड। ब्लड आया था ना नियर योर इंटेस्टाइन, और आकर के उसने न्यूट्रिएंट्स लिया था और लेकर के सेल के पास गया था, तभी तो सेल के पास जाकर के सेलुलर रेस्पिरेशन हो पाया। तो मैंने इसलिए कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के बिना हमारा न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन भी अधूरा है। लेकिन रेस्पिरेशन के कारण ही तो ऑक्सीजन आया ना, पर ऑक्सीजन सेल्स तक कैसे पहुंचा? अगेन ट्रांसपोर्टेशन। एम आई क्लियर? ऊपर से हमारा जो थर्ड लाइफ प्रोसेस है, इनफैक्ट फोर्थ लाइफ प्रोसेस विच इज एक्सक्रीशन, वो भी ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंडेंट है। जब तक आपका ब्लड वो वेस्ट को लेकर के किडनी तक नहीं जाएगा, तब तक फिल्ट्रेशन होकर के यूरिन कैसे बनेगा, और फिर यूरिन एक्सपेल आउट कैसे होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक लौता लाइफ प्रोसेस है जो तीनों लाइफ प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है। न्यूट्रिशन भी अधूरा है ट्रांसपोर्टेशन के बिना,
रेस्पिरेशन भी अधूरा है ट्रांसपोर्टेशन के बिना, और एक्सक्रीशन भी अधूरा है ट्रांसपोर्टेशन के बिना। तीनों को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसका समझ गए अमीबा का कैसे हो रहा है, डायरेक्ट एनवायरमेंट से O2 CO2 इन आउट हो रहा है। ठीक है, थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे हमारे फ्रॉग्स होते हैं जो एम्फीबियंस, उनकी बॉडी थोड़ी सी, उनकी बॉडी में जो स्किन होती है ना, उनकी बहुत बहुत थिन स्किन होती है, वो अपने स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, वी कैन नॉट, है ना। उनकी थिन मॉइस्ट होती है, पतली होती है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट स्किन दे कैन रेस्पायर थ्रू स्किन ऑल्सो, प्लस उनके पास लंग्स भी होते हैं। तो दो तरीके हैं उनके पास रेस्पायर करने के, फ्रॉग्स की बात कर रहा हूं मैं, वाया लंग्स ऑल्सो और बाय द हेल्प ऑफ स्किन ऑल्सो। ये हुआ फ्रॉग का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं बोलना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, थोड़ा आते हैं फिश के पास। फिश का क्या होता है? फिश का तो आपने पढ़ा होगा ना कहीं, गिल्स। फिश के पास क्या होते हैं? गिल्स। जैसे हमारे पास नॉस्ट्रिल है, वैसे उनके पास गिल्स हैं। गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट करते हैं। बट ये फर्क है कि हमें ऑक्सीजन कहां से मिल जाता है? एयर से। वी आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, हमें मिल जाता है ऑक्सीजन सीधा एयर से, जहां पे ऑक्सीजन भरपूर क्वांटिटी में है, कोई कमी नहीं ऑक्सीजन की, राइट। प्लस आपके प्लांट्स भी ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं हर दिन। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था ना कि O2 लिबरेट हो रहा था, याद करिए। फोटोलिसिस करने के बाद जब वाटर ब्रेक डाउन हो रहा था, तब क्या क्या बन रहा था? H2 और O2। तो ये O2 किसके लिए रिलीज किया उन्होंने? हमारे लिए। तो O2 का एयर में कोई कमी नहीं है, पर वाटर में ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है। फिशेज या एक्वेटिक एनिमल्स कैसे लेते हैं ऑक्सीजन? विच इज डिजोल्व्ड इन वाटर। वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं जो पानी में डिजोल्व होता है, एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेट्स डिजोल्व इन वाटर। तो उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है ऑक्सीजन लेने में इन कंपैरिजन टू अस। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, फोर्थ आते हैं, जैसे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, है ना, वो कैसे लेते हैं? तो उनके पास एक और टाइप का ऑर्गेन होता है विच इज नोन एज स्पिरिकल्स। तो वो स्पिरिकल के थ्रू एयर इन एयर आउट करते हैं। और फिर हम अपने ऊपर आएंगे तो हमारे पास क्या है? लंग्स। वी हैव लंग्स। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लास्ट में आएंगे लंग्स रेस्पिरेशन में। ठीक है, चलो पहला लिखो, फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। हेडिंग आपने डाला है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स, उसमें पहला हेड डालेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, हाइफन डाल के लिखिए, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, in lower organisms like amoeba, paramecium, amoeba, paramecium, दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। पैरामीशियम PARAMECIUM, पैरामीशियम। हाँ, in lower organisms like amoeba, paramecium, etc., every cell of body is in direct contact. Every cell of body is in direct contact, is in direct contact with surrounding, with surrounding, with direct contact, is in direct contact with surrounding, is in direct contact with surrounding. So there is direct exchange. So there is direct exchange. So there is direct exchange between oxygen and carbon dioxide. There is direct exchange between oxygen and carbon dioxide. Oxygen and carbon dioxide through the process of diffusion. Through the process of diffusion. Through the process of diffusion. ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे अमीबा के लिए। ये O2 इन दिखाएंगे एंड CO2 आउट। एरो बना लीजिएगा, एरो से पता चल रहा है O2 इन हो रहा है, CO2 आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ
डिफ्यूजन या थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, नेक्स्ट हायर ऑर्गेनिजम्स। इसमें स्किन वाला भी आ जाएगा, गिल्स वाला भी आ जाएगा, है ना, वो स्पेरिकल जो मैंने लिखवा बोला था वो, और एक लंग्स, चारों आ जाएंगे इसी में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें एबीसीडी करके लिखते हैं। पहला लिखो फर्स्ट ए, स्किन रेस्पिरेशन, स्किन रेस्पिरेशन, स्किन रेस्पिरेशन। इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इन हायर ऑर्गेनिजम्स like worms, 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 comma amphibians, amphibians, amphibians समझते हैं ना, which can live on land as well as in water, amphibians कहलाते हैं वो। तो higher organisms like worms, amphibians, etc. Exchange of gases occur through skin, exchange of gases occurs through skin, exchange of gases occurs through skin which is thin, thin होगी तभी तो गैस इन आउट हो पाएगी ना, वरना थिक स्किन तो गैस को रोक देगी इन आउट होने से। तो whose which is thin, comma moist, moist and permeable, and permeable, and permeable। ठीक है, एग्जांपल लिख लो, अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग एक्सेट्रा। अर्थवॉर्म ये वॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा, और एम्फीबियन में आपका एक एग्जांपल हो गया फ्रॉग। वॉर्म्स में अर्थवॉर्म हो गया एंड फ्रॉग एम्फीबियन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलिए बी कैटेगरी लिखना, बी, बी गिल रेस्पिरेशन, गिल, गिल रेस्पिरेशन, गिल रेस्पिरेशन। हाँ, इस हाइफन डाल के लिखेंगे, इन फिशेस, इन फिशेस, दो टाइप की फिश होती है, एक कार्टिलेज की बनी हुई और एक बोन्स की बनी हुई। आपने दो टाइप के टिश्यू पढ़े ना नाइन्थ में, कार्टिलेज एंड बोन, सुने? बोन आपका नॉन फ्लेक्सिबल टाइप का टिश्यू है, और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल जो यहां पर है, कान में होता है ना, इन अवर ट्रैकिया भी कार्टिलेज ही होता है। ठीक है, तो क्या लिखे, इन फिशेस रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स, फुल स्टॉप, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, BRANCHIAL, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रांच से आया है वर्ड, है ना, रेस्पिरेशन, फुल स्टॉप। इन दिस ऑक्सीजन सोर्स इज वाटर, इनके लिए ऑक्सीजन सोर्स क्या है, पानी है, पानी से मिल रहा है इनको ऑक्सीजन। इन दिस, क्या हो गया, कुछ छूट गया क्या? इट इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, full stop. In this, oxygen source is water, oxygen source is water, full stop. Gills are present in gill chambers, gills are present in gill chamber, जैसे हमारे nostrils are present in nasal chamber, हमारे इस चेंबर को क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर,
और यहीं पे नॉस्ट्रिल्स हैं, द ओपनिंग्स। ऐसे ही उनका भी एक चेंबर है जिसको गिल चेंबर बोल रहे हैं, जहां पे वो गिल्स है, ओपनिंग्स है। पर वो ओपनिंग में एक कवर भी होता है, जैसे हमारे में नहीं है यहाँ पे कोई कवर, हमेशा ओपन है ये। उनके में कवर होता है जिसको कहते हैं अपन ऑपरक्यूलम। वो ऑपरक्यूलम कवर जब ओपन होता है तब वो ऑक्सीजन इन लेते हैं, फिर वो बंद हो जाता है, फिर वो ओपन होता है, तो वो चलता रहता है। ठीक है, तो एक लाइन और लिखना उसके लिए, क्या लिखे? गिल्स आर प्रेजेंट इन गिल चेम्बर्स and are externally covered by and are externally covered by and are externally covered by operculum, operculum, operculum। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सी। ए हो गया स्किन वाला, बी हो गया आपका गिल, सी लिखेगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, TRACHEAL, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। देखो ये सब वर्ड्स हमारे कहां से आ रहे हैं देखना। जो हमारा ह्यूमन बीइंग का लंग्स रेस्पिरेशन है ना, वो स्टार्ट आपका विंड पाइप से होता है, जिसको अपन ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। आसान भाषा में उसको कहा जाता है विंड पाइप। जैसे हमारा स्टमक का भी था ना, फूड पाइप का एक और नाम क्या था? ईसोफेगस। बट उसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं अपन? फूड पाइप। जिस पाइप में खाना ट्रैवल कर रहा है, जिस पाइप में एयर ट्रैवल कर रही है, उसको अपन विंड पाइप बोल रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? तो ये ट्रैकिया से आया है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर क्या होता है जब ये ट्रैकिया आगे जाता है ना, तो चेस्ट कैविटी में आने के बाद, क्या नाम दिया था मैंने इसको? थोरैसिक कैविटी। एक थोरैसिक कैविटी है, तो थोरैसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी में लंग्स है, एब्डोमिनल कैविटी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो थोरैसिक कैविटी में जैसे ही आता है, यहां पे आकर के दो पार्ट में डिवाइड होता है, दे आर नोन एज ब्रांचेस। तो यहां से वो ब्रैंकियल वर्ड आया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ इतने में काम हो जाता है, बट हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए हमारे पास क्या है यहाँ पे? लंग्स। और उस लंग्स के कारण ऑक्सीजन कैप्चर बढ़ कैसे आता है समझना। ये ब्रांचेस, ये ट्रैकिया, ये ब्रोंक्यूल्स अंदर जाके ऐसे डिवाइड होते हैं, और फर्दर बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं। और सबसे लास्ट में सबके पास क्या होता है? एयर सैक। क्या होता है? एयर सैक, नोन एज एल्वियोलाई। और ये एक दो नहीं होते, ये अराउंड 700 मिलियंस होते हैं दोनों लंग्स को मिला करके। जहां पे 1 मिलियन का मतलब क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज 1 मिलियन? हाँ, 10⁶। समझ रहे हैं? 10⁶ 1 मिलियन का मतलब होता है 700 मिलियन एल्वियोलाई है। समझ रहे हैं क्या? छोटे छोटे एयर सैक बोलते हैं, छोटी छोटी एयर की बोरियां हैं समझ लो, जिनको अगर आप खोलना चालू करोगे ना, तो वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए हमारे पास लंग्स है, ताकि हम बहुत ज्यादा एयर कैप्चर कर सके लंग्स के अंदर। क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन लोगे ना, उतना ऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसफर होगा, उतना ज्यादा सेल्स तक जाएगा, और उतना ज्यादा एनर्जी बनेगी। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमने जो रिएक्शन पढ़ा है कि C6H12O6 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, उसमें ये O2 कहां से आ रहा है? यहीं से तो आ रहा है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करोगे, उतना ज्यादा ब्लड कैरी करके लेकर जाएगा, उतना ज्यादा वो सेल्स तक सप्लाई करेगा, और सेल्स उतनी ज्यादा एनर्जी बना पाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसलिए हमारे पास लंग्स की का होना जरूरी है, बिकॉज हमारी एयर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अभी जितने भी हम ऑर्गेनिज्म पढ़े, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है जितनी हमारी है। हमको दिन भर बोलना है ना, चलना है, फिरना है, दौड़ना है, भागना है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हमने किए हैं, इनकी इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती है, तो इनकी एनर्जी कम में भी इनका काम हो जाता है। इसलिए इनका, ऊपर से इनकी बॉडी भी उतनी बड़ी नहीं है ना। फ्रॉग देख लो आप, अर्थवॉर्म देख लो, फिशेस को भी देख लो, जो छोटी छोटी फिशेस होती है, इनकी बॉडी उतनी बड़ी है ही नहीं कि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा हो। समझ रहे हैं ना? इसलिए उनका लंग्स तक का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है, उनका यहीं तक में काम हो जाता है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ब्रांकियल रेस्पिरेशन, और कुछ का तो स्किन में काम हो जाता है, और कुछ का तो एक सेल में ही काम हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या लिख रहे हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इसमें लिखेंगे इन ऑल इंसेक्ट्स, इन ऑल इंसेक्ट्स
comma, some spiders, etc. Respiratory organs are highly branched air tubes. Highly branched air tubes. Highly branched air tubes called trachea. Called trachea. T-R-A-C-H-E-A-E. Trachea. Full stop. These trachea are connected to atmosphere. These trachea are connected to atmosphere by minute openings called spiracles. S-P-I-R-A-C-L-E-S. Minute openings called spiracles. ठीक है, जैसे आप कॉकरोच की बॉडी में देखेंगे तो साइड में उसके स्पिरिकल्स होते हैं, उन स्पिरिकल से एयर इन जाएगा, अंदर जाने के बाद ये ब्रांच में अलग अलग डिवाइड होगा ताकि पूरी बॉडी में उन ब्रांचेस से ही ऑक्सीजन पहुंच जाए. नॉट लाइक आवर बॉडी. हमारे बॉडी में लंग्स तक पहुंचाएंगे, उसके बाद पूरा नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का जो अलग अलग सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हमारे अंदर सिर्फ ट्रैकिया बहुत सारे निकाल देंगे तो हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा. उनकी बॉडी छोटी सी है, कॉकरोच की बॉडी छोटी सी है, तो स्पिरिकल से वो ऑक्सीजन लेंगे और थोड़ी बहुत ब्रांच से ही हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा उनको. और फिर वो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस सभी कर रहे हैं, सभी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, सभी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, सभी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, बस तरीका अलग अलग है ऑक्सीजन लेने का. जैसे आपको याद होगा कि हमने जब ये न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे अपन, तो सबका खाना खाने का तरीका अलग अलग था. यू रिमेंबर फर्स्ट हमारा स्टेप था इंजेक्शन. उसमें हमने बात की थी कि हम खाना माउथ से खा रहे हैं, है ना. लिजर्ड्स जो है वो डायरेक्टली टंग से अपने प्रे को पकड़ लेती है. हाइड्रा जो है वो टेंटिकल्स से अपने प्रे को पकड़ता है. तो सबके स्यूडोपोडिया, अमीबा स्यूडोपोडिया से अपने खाने को अंदर लेता है. तो सबके तरीके अलग अलग थे खाने को एनगल्फ करने के, बट आगे प्रोसेस सबका सेम हो रहा था. डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, इजेशन हो जाएगा. तो ये पांचों प्रोसेस सब में होंगे, तरीके अलग अलग हो सकते हैं. समझ रहे हैं क्या? वैसे ही सबका तरीका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज का अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन उस ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है. अगर वो छोटे हैं तो उनके पास लंग्स जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं है, तब ब्रांचेस और ट्रैकिया से ही काम हो जाता है. बट वी नीड लंग्स बिकॉज लंग्स में ही कौन आता है? ब्लड कैपिलरीज. और लंग्स इसलिए भी बिकॉज वो बहुत ज्यादा एयर कैप्चर कर सकते हैं. आप जब भी एयर इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स फुल जाते हैं ना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, जिसके कारण लंग्स का क्या हो जाता है? एक्सपेंशन, है ना. हमारी छाती फुल जाती है व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन या व्हेन वी इनहेल एयर, और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो वापस से अंदर चले जाती है. तो ये लंग्स में फिल होते हैं ताकि लंग्स बहुत ज्यादा एयर कैप्चर कर सके, एंड अगेन वही पूरा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, मोर एंड मोर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड. ठीक है, तो सबके आप याद रखेंगे कि अमीबा में हमने पढ़ा लोअर ऑर्गेनिज्म में सीधा डिफ्यूजन से ही एयर इन आउट हो जा रही है. देन कमिंग ऑन टू हायर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी अपन सबसे पहला देखे कि जो हमारे फ्रॉग्स हैं, एम्फीबियंस हैं, इनमें क्या लग रहा है? स्किन रेस्पिरेशन. थर्ड वन वाज फिशेस, गिल रेस्पिरेशन. फोर्थ वन इज ट्रैकियल, जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, उनके लिए ट्रैकियल रेस्पिरेशन. इनका एक वर्ड याद रखेंगे स्पिरिकल, उनके लिए याद रखेंगे गिल एंड ऑपरक्यूलम. ठीक है, चलिए लास्ट नेक्स्ट आते हैं लंग रेस्पिरेशन. लंग रेस्पिरेशन ये हो गया ह्यूमन बींग्स का लंग रेस्पिरेशन. डी है ना. हायर ऑर्गेनिज्म में ये कौन सा नंबर लिया आपने? डी. ओके, इसमें लिखेंगे इन मेनी लैंड एनिमल्स. मैंने फ्रॉग का भी कहा था ना कि फ्रॉग के पास भी है लंग्स, वो दोनों तरीके से ब्रीथ कर सकता है, वाया स्किन ऑल्सो और विद द हेल्प ऑफ लंग्स ऑल्सो. तो इन मेनी लैंड एनिमल्स and amphibians, in many land animals and amphibians,
and all the reptiles, birds and mammals. इसमें हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? मैमल्स में, है ना, बिकॉज वी हैव गॉट मैमरी ग्लैंड, दैट इज व्हाई वी आर मैमल्स, है ना. मैमरी ग्लैंड क्या होते हैं? व्हाट आर मैमरी ग्लैंड्स? हाँ, निप्पल्स जो होते हैं ना, उसको हम मैमरी ग्लैंड बोलते हैं, और वो मैमल्स में ही होते हैं. मतलब तभी ना नाम पड़ा मैमल्स. मैमल्स आया मैमरी ग्लैंड से. मतलब वी ह्यूमन बींग्स हैव द पावर, या वी हैव द एबिलिटी टू फीड अवर यंग वंस थ्रू दोज मैमरी ग्लैंड्स. समझ रहे हैं ना? ओके. फीड देयर यंग वंस, समझ गए ना, दूध पिला सकते हैं ना. तो फीमेल हैव गॉट द कैपेसिटी या एबिलिटी टू नर्चर देयर यंग वंस थ्रू देयर मैमरी ग्लैंड्स. ठीक है, चलिए. तो क्या लिखे? इन मेनी लैंड एनिमल्स एंड एम्फीबियंस एंड ऑल द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड mammals, the respiratory organs are lungs. The respiratory organs are lungs. The respiratory organs are lungs. Full stop. It is also called pulmonary respiration. It is also called pulmonary, Pulmo, pulmonary respiration. Pulmonary, ये वर्ड पहले कभी सुने? आपने 8th क्लास में भी तो पढ़ा है ना, ब्लड के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन. हार्ट नहीं पढ़े हो आप लोग क्लास 8th 9th में? आर्टरीज, वेन्स क्या होती हैं पढ़े ना. तो वहां पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो लंग्स से आना जाना करती हैं. तो एनी आर्टरीज और वेन्स जो लंग्स के पास जा रही है उनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, ओके. तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फुल स्टॉप. इन दिस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर. इन दिस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर. जैसे हमने फिश के लिए लिखा था ना कि ऑक्सीजन का सोर्स उनके लिए वाटर है, वैसे ही हमारे लिए ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? एयर. एक्चुअली वी डोंट इनहेल ऑक्सीजन, वी इनहेल एयर, है ना. ऐसा बोलना गलत है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं. आप क्या ऐसे हटा के इनहेल कर रहे हो क्या कि एयर हटो ऑक्सीजन जाओ अंदर? एयर ही जा रही ना पूरी अंदर. इनफैक्ट एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन. तो आपकी बॉडी में इनफैक्ट नाइट्रोजन ज्यादा जा रहा है. समझ रहे हैं क्या? पर क्योंकि वो नाइट्रोजन यूज अप नहीं होता ऑक्सीजन में जाकर के, ऐसे नॉर्मल प्रेशर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए वो वापस से आउट हो जाता है. तो हम एयर इन और एयर आउट करते हैं. पर जो एयर इन होती है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, एंड द एयर विच वी एक्सेल आउट इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसलिए बोलना गलत है कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं, तो एयर ही बोलो सीधा. बट दैट एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एयर विच वी इनहेल इज रिच इन ऑक्सीजन. ठीक है, ओके. तो क्या लिखे? इन दिस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखना रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन. हेडिंग डाल लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन, ये हमारे बॉडी का दूसरा ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन. एक ऑलरेडी कौन सा पढ़ चुके हैं? एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेन, है ना. एलिमेंट्री कैनाल क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेन. अब वैसे ही ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन. ठीक है, तो ऐसे ही कोई पिछले साल एक ने पूछा था सर मेन का है तो वुमेन का क्यों नहीं है? हर जगह मेन लिखा रहता है ना. तो मेन तो दोनों में आ रहा है ना, वुमेन में भी मेन आ रहा है, मेन तो मेन है. ठीक है, तो नाराज नहीं होना कि मेन ही बार बार क्यों आता है. ठीक है, हाँ चलो. तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ, हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब वो एक ऐसा ट्रैक जहां पे एयर ट्रैवल कर रही है. जस्ट लाइक जैसे आपका फूड ट्रैवल कर रहा था माउथ से एनस तक, बीच बीच में ग्लैंड्स थे, तो वैसे ही वहां भी अपन ने दो पार्ट में स्टडी करी. पहले अपन पार्ट्स के बारे में पढ़े कि हर पार्ट का फंक्शन क्या है, उसका शेप कैसा है. फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा? ग्लैंड्स के बारे में, कि माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक अलग अलग ग्लैंड्स
अलग अलग जूस बनाते हैं और उन जूसेस में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स जो अलग अलग चीज को डाइजेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इन द सेम वे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो पूरा पाथ है और लास्ट में क्या है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है वो है लंग्स। तो सेकेंड लिख लेना लंग्स। ये ट्रैक का काम यही तो है कि लंग्स तक एयर को पहुंचा सके। जो ट्रैक चालू कहां से हो रहा है, नॉस्ट्रिल से, और एंड हो रहा है आपके लंग्स पे आके, फिर लंग्स आ गया। ठीक है, और लंग्स में ही वो मेन पार्ट यही है एल्वियोलाई, जिसके पास कैपिलरीज आकर के ब्लड का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है। ठीक है, ओके। तो पहला ट्रैक के बारे में लिखते, नीचे लिखना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें शुरुआत करेंगे हम नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से आएंगे हम नेजल चेंबर में, फिर आएंगे हम विंड पाइप में, बीच में आपका एक लेरिंग्स आता है जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, है ना, और फिर आता है हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप बोलते हैं, फिर आता है ब्रोंकस जो एक एक लेफ्ट और राइट में जाता है ना, फिर आएगा हमारा लंग्स। तो ट्रैक कहां से चालू हो रहा है, नॉस्ट्रिल से, और एंड हो रहा है लंग्स के पहले, मतलब ब्रोंकस में। प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में जाएगी, वहां तक हमारा ट्रैक्ट है। उसके बाद तो लंग्स ही आ गए। ठीक है, तो लिखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हाइफन डाल करके लिखना, इट इज द पाथ फॉर, इट इज द पाथ, इट इज द पाथ फॉर फ्रेश, फ्रेश एंड फाउल एयर, फ्रेश एंड फाउल एयर, FOUL, फ्रेश एंड फाउल एयर। जो आप ले रहे हो फ्रेश एयर है, और जो आप एक्सेल कर रहे हो फाउल एयर है। कई बार हम फाउल एयर भी इनहेल कर लेते हैं अगर बाहर पॉल्यूशन ज्यादा है तो। ठीक है, पर वो ट्रैक तो वही है दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि फ्रेश एयर के लिए अलग ट्रैक है और फाउल एयर के लिए अलग ट्रैक है। ठीक है, दोनों के लिए ट्रैक सेम है। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ABCDE करके लिखेंगे। पहला पार्ट लिखेंगे नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स, पहला पार्ट नॉस्ट्रिल्स। जैसे वहां पहला पार्ट माउथ था इन द एलिमेंट्री कैनाल, वैसे ही यहां पर पहला पार्ट क्या है, नॉस्ट्रिल्स। इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे। These are two large sized apertures, these are two, yeah, there are two large sized apertures, large sized apertures, APERTURES। अपर्चर्स अपन कई बार वर्ड यूज कर लिया ना। अपर्चर इज अ काइंड ऑफ ओपनिंग। हमने जैसे माउथ के लिए भी यही बोला था कि माउथ एक तरह का अपर्चर है विच इज बाउंडेड बाय द लिप्स, है ना। माउथ वो ओपनिंग है जिसके चारों तरफ किसकी बाउंड्री है, लिप्स की बाउंड्री है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपका ये भी क्या है, अपर्चर है। इट इज द, देयर आर टू लार्ज साइज अपर्चर्स present at the lower end of the nose, present at the lower end of the nose, present at the lower end of the nose। और इनका काम क्या है, इनहेल करना। जैसे माउथ का काम क्या था, इंजेक्शन, फूड इन, इनका काम है एयर इन एयर आउट। तो फुल स्टॉप। इट इज फॉर इनहेलेशन, इट इज फॉर इनहेलेशन, इट इज फॉर इनहेलेशन। ठीक है, ये आपका ए हो गया नॉस्ट्रिल। नेक्स्ट देखिएगा बी, बी थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपके पास क्या है, नेजल चेंबर, नेजल चेंबर्स, नेजल चेंबर्स। वहां कोई बताएगा सेकेंड पार्ट क्या था माउथ के बाद, जस्ट क्या बोल रहे थे इसको अपन, जोर से बोल दो, बकल कैविटी। क्या बोल रहे थे, बकल कैविटी। वैसे यहां पे भी नोज के बाद क्या है, नेजल चेंबर। ठीक है, नेजल चेंबर्स, नेजल चेंबर्स। ठीक है, बताएंगे कि क्या काम है इसका, नेजल चेंबर का। क्या क्या है इस नेजल चेंबर के अंदर, हेयर्स हैं, कभी देखे नहीं हो क्या, ऐसे करके देखना कांच में, तो हेयर्स दिखेंगे, और भी कुछ कुछ दिखेगा जो थोड़ा सा स्टिकी होगा, जिसके साथ आप लोग शायद बचपन में खेलते भी होंगे, तो खाए भी होंगे बचपन में। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा म्यूकस, तो वो बहुत जरूरी पार्ट है, बिकॉज आप जो एयर इन ले रहे हो उसके डस्ट को वो चिपका रहा है अपने अंदर। तभी तो आप जब बाहर बाहर निकाल के खेलते हो तो वो गंदा हो जाता है, काला काला रहता है ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर
डस्ट चिपका हुआ था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो है तो पूरा ट्रांसपेरेंट, बट वो बन गया है डस्टी बिकॉज एयर का डस्ट उसमें चिपका हुआ है। हेयर्स भी वो डस्ट को रोक रहे हैं ना, तो काइंड ऑफ फिल्टर है ये। क्या है? नेजल चेंबर इज अ काइंड ऑफ फिल्टर। एयर को फिल्टर करके अंदर भाई भेज रहा है भाई, वो जरूरी है वो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। दूसरा एक और काम है आपके नेजल चेंबर का, ये थोड़ा ना एसी की जैसा होता है। एसी, एयर कंडीशन, ठंडा नहीं करेगा। एसी का काम ठंडा करना नहीं होता, एसी का काम है इस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जैसे मैंने कितना में सेट कर दिया है? 24। तो इस रूम का टेम्परेचर 24 पे सेट है। बाहर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इस रूम का टेम्परेचर फिक्स हो गया है, विच इज 24। थोड़ी देर बाद हो जाएगा मतलब 24। वैसे ही ये क्या करेगा, आपकी जो भी एयर आ रही है ना, इन गर्मी के सीजन में गर्म हवा अंदर जा रही है, ठंड के सीजन में हवा ठंडी है तो ठंडी हवा अंदर जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंग्स में कभी गर्म हवा जा रही है कभी ठंडी हवा जा रही है। तो ये नेजल चेंबर इंश्योर करता है कि जैसे ही जो एयर अंदर जा रही है उसको वो बॉडी टेम्परेचर पे ले आए, ना लंग्स में गर्म हवा जाए ना ही लंग्स में ठंडी हवा जाए। तो इसका काम है उस एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देना, जो कि फिक्स होता है बॉडी टेम्परेचर। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक काम ये हो गया इसका। ठीक है, एक और काम बताओ जल्दी से। घर में खाना बनता है तो कैसे पता चल जाता है क्या खाना बन रहा है? स्मेल। जैसे टंग में क्या था? टेस्ट बर्ड्स। वैसे यहां पे स्मेल वाला। समझ रहे हैं ना? तो तीन काम है हमारे नेजल चेंबर के। पहला फिल्ट्रेशन, एयर को फिल्टर करना। दूसरा एसी की तरह काम करके एयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और तीसरा काम है स्मेल। ठीक है, इनको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारे ब्रेन में होता है और ये सेंस ऑर्गन है हमारा। अरे स्मेल भी तो सेंस है ना, जैसे टंग का टेस्ट एक सेंस था, वैसे ये भी तो सेंस होता है ना। इसका भी हमारे ब्रेन में एक अलग स्पॉट है। तभी तो पता चलता है ना कि आज जो हमने स्मेल किया कल फिर से करेंगे तो पहचान में आ जाए कि हाँ ये है, क्योंकि उसकी मेमोरी हमारे वो लोब्स में स्टोर्ड है। तभी आप स्मेल करोगे अगली बार तो पहचान जाओगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सेकंड क्या लिखे? नेजल चेंबर। लिखो हाइफन डाल के इसमें। दीज आर टू लॉन्ग साइज चेंबर्स। These are two long sized chambers. These are two long sized chambers inside the nose, inside the nose, inside the nose. So stop. These help in, these help in. अच्छा, बीच में पार्टीशन भी है ना, मतलब दो है तो बीच में ऐसा पार्टीशन है ना। नेजल सेप्टम बोलते हैं, जो बोन है आपकी एक, है ना, वो नेजल सेप्टम कहलाती है, जो आपके उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, हाँ। दीज हेल्प इन, पॉइंट वाइज लिखेंगे। ऐसा वाला 1 2 3 लिख लो ना, 1 2 एंड 3। जो अपन अभी तीन डिस्कस किए वही तीनों लिखते हैं। फर्स्ट लिखना, इट्स लोअर हेयरी पार्ट, इट्स लोअर हेयरी पार्ट, इट्स लोअर हेयरी पार्ट filters the air, its lower hairy part filters the air and prevents the entry of dust particles, and prevents the entry of dust particles, as it is lined by, as it is lined by, LINED, as it is lined by ciliated epithelium, ciliated epithelium। सुना सुना लग रहा है ये वर्ड? एपिथेलियम तो सुना होगा ना आपने, एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी पूरी ये पूरी बॉडी की कवरिंग करता है ना, आउटर इनर इनर ऑर्गन्स का भी कवरिंग, आउटर स्किन तो है ही, और इंटरनल ऑर्गन्स का भी अंदर का कवरिंग किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। तो सीलिएटेड का मतलब क्या होता है? जिस एपिथेलियल सेल में ऊपर सीलिया जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको अपन कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम।
समझ रहे हैं क्या? देखो हमारे स्टमक के अंदर भी एपिथेलियम टिश्यू है ना, जो अंदर के स्टमक को लाइनिंग दे रहा है। माउथ में भी है एपिथेलियल टिश्यू। एवरी इंटरनल ऑर्गन, एवरी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, सब में ऊपर एक लेयर लगी हुई है, समझ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू की। तो उसी में एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है सीलिएटेड। आप और भी टाइप के पढ़ते थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब जहां पे ग्लैंड्स होंगे, जैसे स्वेट ग्लैंड्स, वो सिक्रीट कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड, तो यहाँ पे किस टाइप के होंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये होता है सीलिएटेड, जहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड फंक्शन, एक तो फिल्टर वाला हो गया। अच्छा एक सेकंड, क्या लिखे, सीलिएटेड एपिथेलियम विथ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, सॉरी, विथ म्यूकस, म्यूकस तो लिखना ही भूल गए, with mucus secreting cells, with mucus, MUCUS। ये म्यूकस और कहां पे था, हाँ स्टमक में, वो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की एक लेयर आती है ना, हाँ, विथ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, ठीक है, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, मतलब सेल वहां पर हैं जो समय समय पर म्यूकस सेक्रीट करते रहते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट वाला लिखेंगे, इसका सेकंड पॉइंट, इट्स मिडिल पार्ट, ये तो लोअर हेयरी पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट लोअर हेयरी पार्ट। अब वहां ऊपर जाते हैं, मिडिल पार्ट में आते हैं, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहां पे स्मेल वाला पार्ट आ जाएगा। हाँ, इट्स मिडिल पार्ट एक्ट्स एज एयर कंडीशनर। इट्स मिडिल पार्ट, किसकी बात कर रहे हैं अपन, नेजल चेंबर की ना। इट्स मिडिल पार्ट acts as air conditioner and brings air at body temperature, and brings air at body temperature, and brings air at body temperature, ठीक है। उसके लिए हो सकता है उसको एयर को वार्म करना पड़े या कूल करना पड़े, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपने जो एयर इनहेल की है वो गर्म होगी तो उसको वो क्या करेगा, कूल करेगा, और आपने अगर जो एयर इनहेल की है वो अगर ठंडी होगी तो उसको वार्म करेगा, ताकि दोनों केस में वो बॉडी टेम्परेचर तक एयर को ला सके, ठीक है। तो क्या लिखे, ब्रिंग्स एयर एट बॉडी टेम्परेचर, फुल स्टॉप। लास्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट स्मेल वाला, देखिए, इट्स अपर पार्ट हेल्प्स इन स्मेलिंग, इट्स अपर पार्ट हेल्प्स इन स्मेलिंग, इट्स अपर पार्ट हेल्प्स इन स्मेलिंग, ठीक है। तो ये आपका किसके बारे में, अपने दो पार्ट्स हो गए ना, नॉस्ट्रिल हो गया एंड हो गया एक नेजल चेंबर। नाउ थर्ड पार्ट, क्या लिख रहे हो आप लोग, एबीसी करके लिख रहे हो क्या इसको, ए नॉस्ट्रिल था, बी नेजल चेंबर हो गया, बी के अंदर अपन ने 3 पॉइंट लिखे। अब आते हैं सी में, नेक्स्ट अगला पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, ये वही वॉइस बॉक्स की बात कर रहे हैं, लैरिंग्स, हाइफन डाल के लिखेंगे। इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स, इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप, इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप। ये विंड पाइप से ही तो हवा जब बाहर आएगी तो वो वॉइस बॉक्स से टकराते हुए बाहर आती है ना, तो आप जब बोलते हैं तो ये वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, तो वो वाइब्रेशन क्यों हो रहे हैं, बिकॉज जब एयर आ रही है तो वो वोकल कॉर्ड से टकराते हुए बाहर आती है, और जब वो टकराती है तो वो वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। आप बोलते वक्त यहाँ पे हाथ रखना, आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, ऐसे सिर्फ छूने से नहीं होगा, बोलते हुए छूना है, यू विल फील वाइब्रेट हो रहा है कुछ यहाँ पे पार्ट। और आपको पता है साउंड तो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे हमारे क्या वाइब्रेशन हो रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन हो रहा है, समझ रहे हैं क्या, वोकल कॉर्ड से, वोकल आपके जो ट्रैकिया से एयर बाहर आ रही है, जब मैं बोल रहा हूं तो बाहर से एयर आ रही है ना भाई, तो अंदर से बाहर आ रही है एयर, और जब वो अंदर से बाहर आ रही है एयर तो आते आते वो वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कराते हुए आ रही है। और वोकल कॉर्ड्स कहां पर है आपके, इन दैट, इन द ग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस ही जाकर के विंड पाइप का ओपनिंग है, और ये ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप जैसा होता है जो ग्लॉटिस को बंद रखता है जब हम खाना खाते हैं, हाँ एपिग्लॉटिस, क्या बोलते हैं उसको, एपिग्लॉटिस, ताकि जब खाना खा रहे हो तो वो खाना गलती से विंड पाइप में ना चला जाए,
तो ये ग्लॉटिस का जो ओपनिंग है वो बंद रहता है। तभी बोलते हैं ना खाना खाते खाते बात नहीं करना चाहिए। ये खाना खाते खाते बात करोगे तो वो विंड पाइप ओपन हो जाएगा, एयर आ रही है ना बाहर, बोलते बोलते खा रहे हो आप, तो विंड पाइप को खुलना ही पड़ेगा क्योंकि एयर आ रही है बाहर। तो हो सकता है गलती से खाना आपके विंड पाइप में चला जाए। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो। तो ग्लॉटिस क्या लिखे? इट लीड्स टू द वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप। विंड पाइप को अपन ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग swallowing ऑफ, ड्यूरिंग swallowing ऑफ, ड्यूरिंग swallowing निगलना, खाने को निगल रहे हो ना, ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, फूड कॉमा इट कैन बी क्लोज्ड बाय अ, इट मतलब ग्लॉटिस कैन बी क्लोज्ड बाय अ, कैन बी क्लोज्ड बाय अ flap called, flap, flap, flap called epiglottis, EPI then glottis, एक ही वर्ड है epiglottis, 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 so as to prevent the entry of food, so as to prevent the entry of food, so as to prevent the entry of food, कहां? इन दी विंड पाइप। फूड पाइप में तो जाना ही है भैया, फूड पाइप भी नहीं है तो कहां जाएगा खाना, गले में फंसा रहेगा कहीं पे। एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, तो प्रिवेंट लिखे ना अपन, बचाएगा फूड को कहां जाने से? विंड पाइप में जाने से। ठीक है, वही खसका लगता है ना कभी बार खाते समय, या तो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट डी। अब आएगा ट्रैकिया। नेक्स्ट, ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। एक और नाम इसका विंड पाइप है, हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज लॉन्ग कॉमा नैरो, इट इज लॉन्ग कॉमा नैरो, ये ई है ना, मैं गलती से ए ही लिख दिया हूं। इट इज लॉन्ग कॉमा नैरो एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। इट इज लॉन्ग कॉमा नैरो and tubular structure present in neck, present in neck, present in the neck, full stop. It is supported by, it is supported by, it is supported by ring like cartilages, supported by ring like, ring like cartilages. Cartilages is a kind of connective tissue, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कार्टिलेज, बोन, है ना। तो ये ट्रैकिया मैंने यहाँ पे सीधा बना दिया है, एक्चुअली में ये सीधा नहीं रहता है, इस ऐसा टाइप का रिंग टाइप का रहता है। और ये कार्टिलेज इसलिए लगाते हैं यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि आपका जो ट्रैकिया ना वो कोलैप्स हो जाए। तो ट्रैकिया क्या रहता है? फ्लेक्सिबल रहता है, तो वो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा तो एयर इन नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि वो रास्ता ही बंद हो गया एयर का जाने का। वैसे ही वो नैरो पाइप है। ठीक है, cartilage which prevent its collapsing, which prevents its collapsing, which prevents its collapsing, which prevents its collapsing, COLLAPSING, collapsing। एंड लास्ट पार्ट लिखेंगे, ये अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आएंगे हम लंग्स में, है ना। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद द एयर गोज इनटू देयर रेस्पेक्टिव लंग्स। यहां तक तो अपन आ चुके हैं, यहां तक अपन आ गए ना ट्रैकिया तक। अब आएंगे हमारे प्राइमरी ब्रोंकस। ये दोनों क्या होते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। अच्छा, इन दोनों में लेफ्ट लंग कौन सा है, राइट कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये लेफ्ट है, भले बना राइट में है पर ये लेफ्ट है। आप सोचो ना, आप ऐसे खड़े हो तो आपका ये लंग्स निकाल के ऐसे रख दिए, तो ये राइट हुआ ना। बना भले लेफ्ट में पर ये क्या है? आपका राइट लंग्स होता है, और ये आपका लेफ्ट लंग होता है। बना राइट में है पर लेफ्ट है, बना लेफ्ट में है पर राइट लंग्स है। ऐसे खड़े हो तो ऐसे इमेजिन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम हम हार्ट का ही बनाएंगे जब चेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब जब हम बनाएंगे चेंबर्स को तो वहां भी राइट लेफ्ट समझ में आना चाहिए कि ये जो 4 चेंबर्स हैं
उसमें ये वाले जो लेफ्ट में बने हैं ये राइट वाले चेंबर्स होते हैं, और ये वाला जो राइट में बना हुआ है वो एक्चुअली हमारा लेफ्ट चेंबर होता है। समझ गया ना राइट लेफ्ट का मतलब? ठीक है, ओके। तो ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस दोनों लंग्स में, अपने अपने लंग्स में चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद दो प्राइमरी ब्रोंकस आर फर्दर डिवाइडेड, ऐसे ब्रांच निकलेगी, और लास्ट जो और डिवाइड नहीं होगा उसको अपन कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और उन ब्रोंकियोल्स में होते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, टोटल है लंग्स में आ जाएंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में। लास्ट पार्ट क्या लिखे? प्राइमरी ब्रोंकाई, इसमें आइफन डाल के लिखेंगे दीज आर टू स्मॉल साइज्ड ट्यूब्स, these are two small sized tubes, these are two small sized tubes formed by division of trachea. ट्रैकिया यहां पे आके डिवाइड होना पड़ेगा ना, लेकिन दो लंग्स हैं, दोनों के पास एयर जानी चाहिए। फॉर्म्ड बाय डिविजन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया आकर के दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, उन्हीं दोनों पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, formed by division of trachea in thorax, in thorax, thorax मतलब हमारा चेस्ट, चेस्ट में आने के बाद ही भी डिवाइड हुआ वो। नेक में तो पूरा ट्रैकिया था, ट्रैकिया नीचे आया, जैसे ही चेस्ट तक पहुंचा यहां वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो थोरैक्स मतलब हमारी चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी, वहीं से थोरैक्स वर्ड आया है। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। ईच प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स लंग, each primary bronchus, each primary bronchus, bronchus, each primary bronchus enters lung of its own side, enters lung of its own side, अपने अपने साइड के लंग्स में वो एंटर कर जाएंगे। ये हमारा ट्रैक खत्म, एयर का ये पाथ खत्म हो गया है। अब हम आएंगे लंग्स में। तो जो भी आपने पार्ट, इसको क्या नंबरिंग किए हो? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को 1 दियो की, जो भी रोमन 1 दियो या जो भी 1 दियो, उसके बाद का नंबरिंग दे देना लंग्स को। देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग लंग्स। इसमें तो अपन एबीसीडी लिख रहे थे ना, ए नॉस्ट्रिल हो गया, बी नेजल चेंबर, सी ग्लॉटिस, डी ट्रैकिया, और ई आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। अब सेकंड आते हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट था जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। हमने लिखा रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एक ट्रैक है और दूसरा जो मेन पार्ट है लंग्स। ठीक है, तो देखो अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े ना, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं तक था, यहां तक में उनका काम हो जाता था। मतलब इतना इनफ था, इतना इनफ था कि उनके हार्ट सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। दे डोंट नीड व्हाट लंग्स, कि उनके अंदर ब्लड उनका ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रहा है। इनफैक्ट देखो इंसेक्ट्स का तो ब्लड रेड कलर का भी नहीं होता, आपको पता है? इंसेक्ट्स का जो कलर, आप कॉकरोच को कोई मारोगे तो उसका कलर ब्लड का रेड नहीं होता, व्हाइट होता है, क्योंकि उनके पास आरबीसीज नहीं होते। क्या नहीं होते? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल में ही तो हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन ही तो है जो हमारा ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है। हीमोग्लोबिन आर ऑक्सीजन कैरियर्स। तो सोचिए अगर उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, मतलब हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो उनका ऑक्सीजन कोई कैरी थोड़ा करेगा, उनको जरूरत भी नहीं है, वो तो सीधा सेल तक पहुंचा रहे हैं ना। जैसे ही उन्होंने स्पिरिकल से, उनकी बॉडी में साइड साइड में स्पिरिकल्स हैं, जैसे कॉकरोच के पास 10 स्पिरिकल है, 5 इधर होंगे 5 इधर होंगे, वो पांचों दोनों साइड से ऑक्सीजन लेते हैं, और ट्रैकिया अंदर ही डिवाइड हो के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा दे रहा है। तो जरूरत ही नहीं है कि ब्लड की ब्लड ले लेके जा रहा है ऑक्सीजन सबके पास। तो हमारी बॉडी इतनी बड़ी है कि ब्लड को लेके जाना पड़ रहा है ऑक्सीजन सबके पास। समझ आए क्या? इसलिए हीमोग्लोबिन है हमारे पास जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर जब ये जाता है किसके पास? सेल के पास। सेल को दे दिया ऑक्सीजन, बदले में सेल से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तब बन जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। फिर हीमोग्लोबिन ही कैरी करके लेके आएगा। लेके भी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेके गया था, वापस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन लेके आएगा? हीमोग्लोबिन ही वापस लेकर आएगा। और जब वो लंग्स के पास आएगा ना, एल्वियोलाई के पास, तो यहां भी एक्सचेंज होगा। सेल में भी एक्सचेंज हुआ, यहां भी एक्सचेंज होगा। खाली हाथ कहीं से नहीं जाएगा ब्लड। यहां आया है तो ऑक्सीजन लेके जाएगा, CO2 छोड़ के जाएगा। सेल के पास जाएगा तो ऑक्सीजन देने आया है,
CO2 लेके जाएगा। कहीं भी दिया है तो बिना लिए नहीं जाएगा वापस ब्लड, समझ रहे हैं क्या? इसलिए बार बार अपन एक्सचेंज वर्ड यूज करते हैं, लेन देन दोनों हो रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ दे के चला गया, समझ रहे हैं क्या? ओके चलिए लंग्स लिखेंगे, लंग्स में हाइफन डाल करके, इन मेन देयर आर टू सॉफ्ट, इन मेन, देखो फिर मेन बोल दिए ना, इन मेन देयर आर टू सॉफ्ट कॉमा इलास्टिक, इलास्टिक है ना, लंग्स में बोन्स थोड़ी ना है, मस्कुलर ऑर्गन है, हाँ उसका कवरिंग बोन से है, अवर रिब्स, रिब्स उसको कवर करके रखा है ना, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है लंग्स के लिए, वो रिब केज के अंदर है हमारा लंग्स, तो रिब केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इन मेन देयर आर टू सॉफ्ट कॉमा इलास्टिक एंड स्पॉन्जी लंग्स, एंड स्पॉन्जी लंग्स present in the present in the present in the airtight thoracic cavity, present in the airtight thoracic cavity, thoracic फिर thorax से आया है, thoracic cavity, इसी कैविटी में तो है ना लंग्स दोनों, हार्ट के आजू बाजू, बीच में हार्ट है और दोनों लंग्स एक एक साइड में है हार्ट के। हाँ क्या लिखे, प्रेजेंट in the airtight thoracic cavity, one on either side of the heart, one on either side of the heart, हार्ट के एक एक साइड दोनों हैं। तभी तो हार्ट को भी मुश्किल नहीं होती ना, पंप करेगा झट से लंग्स में ब्लड पहुंच गया प्यूरिफाई होने के लिए, क्योंकि हार्ट पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है और फिर उसको भेजता है किसके पास, लंग्स के पास, प्यूरिफाई होने के लिए। प्यूरिफाई मतलब वही आया है ना वो एक्सचेंज करने, तो इस प्रोसेस को प्यूरिफिकेशन ही बोलते हैं, कि जो ब्लड आया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, वो गया लंग्स के पास, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दिया, O2 लिया, हो गया प्यूरिफाई, और CO2 बाहर हो गया लंग्स से, एक्सेल, ठीक है। हाँ, ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, फुल स्टॉप। thoracic cavity is bounded by thoracic cavity is bounded by thoracic cavity is bounded by vertebral column on vertebral column, vertebral column, vertebral column बोले तो हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन है ना, मतलब अगर हम देखें कि हमारा जो थोरैसिक कैविटी है वो चारों तरफ से पैक्ड है, किन किन चीजों से, पीछे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन है, चारों तरफ या साइड्स में समझ लो रिब्स हैं, नीचे क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, थोरैसिक कैविटी इज बाउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल बोले तो बैक साइड, डॉर्सल DORSAL, डॉर्सल साइड, कॉमा रिब्स ऑन ribs on lateral sides, ribs on lateral side, and diaphragm on, and diaphragm क्या होता है आपका, DIAPHRAGM, डायफ्राम क्या, एक मस्कुलर प्लेट जैसा है जो लंग्स के नीचे है, बेसिकली ये डायफ्राम ही है जो आपकी बॉडी को दो कैविटी में डिवाइड कर रहा है, डायफ्राम के ऊपर वाली थोरैसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो डायफ्राम ऑन दी पोस्टीरियर साइड, नीचे, पोस्टीरियर मतलब नीचे, ठीक है। क्या क्या लिखा हमने, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, लैटरल साइड्स में रिब्स है और पोस्टीरियर साइड में डायफ्राम है, ये हमारी थोरैसिक कैविटी का बाउंड्री है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ में, डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन, डायफ्राम इज अ muscular partition, which separates thoracic cavity, from abdominal cavity,
which separates thoracic cavity from abdominal cavity. Abdominal, ABDOMINAL. एक सेकेंड, अभी बुलाता हूं, आदि ना, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो देखो लंग्स का भी अपन को स्ट्रक्चर लिखना है कि कैसा है, कोन जैसे शेप्ड का है, प्लस इसमें एक और बाहर लेयर होती है जिसके बीच में आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है जो आपके लंग्स को मैकेनिकल शॉक और इंजरी से बचाएगा। ठीक है, फिर हम अंदर की बात करेंगे कि प्राइमरी ब्रोंकस आर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, है ना, एंड फाइनली टू ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलाई। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है ताकि मोर एंड मोर ऑक्सीजन कैन बी ट्रैप्ड इन द लंग्स। ठीक है, फिर इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि लंग्स में एयर इन होती कैसे है और एयर आउट कैसे होती है। तो इसमें हमारे 2-3 चीजें हैं जो हमारी हेल्प करते हैं एयर इन एयर आउट करने में। एक तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर रिब्स और नीचे डायफ्राम, है ना। डायफ्राम का एक्चुअल पोजीशन ऐसा होता है, आपके दोनों लंग्स के ऊपर ऐसे रेस्ट करता है वो, समझ रहे हैं क्या। तो जब वो ऐसा है ना तो वो इन दोनों लंग्स को क्या करता है, पुश, समझ रहे हैं। और जब ये डायफ्राम नीचे आता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहेगा, मसल्स का काम ही है, मसल्स क्या होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो जब ये रिलैक्स पोजीशन पे आए तो ये जाकर के दोनों लंग्स को पुश करेगा, जब दोनों लंग्स को पुश करेगा तो दोनों लंग्स क्या होंगे, पिचक जाएंगे, तो उनके अंदर जितनी भी एयर होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सेल हो जाएगी। पर जब ये नीचे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स हुआ तो ऊपर चला गया, कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे जब आया तो क्या हुआ, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया दोनों लंग्स में। क्या क्रिएट हुआ, लो प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम था। तो हमेशा एयर ट्रैवल करती है ना फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा था, अंदर प्रेशर कम हो चुका है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, ये एयर जो है वो रश करके अंदर जाएगी। ठीक है, और जा करके आपके लंग्स में फिल हो जाएगी और लंग्स स्वेल हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका रिब्स आउटवर्ड और कैसा होगा, आउटवर्ड एंड एक्सपैंड होगा ना, एक्सपैंड होगा एंड आउटवर्ड आएगा, और अपवर्ड, दोनों चीज होती है ना, बाहर भी आ रहा है और ऊपर भी उठ रहा है, ऑब्जर्व करना, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, रिब्स बोन्स आर मूविंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड। और जब आप एक्सहेल कर देते हो तो उल्टा, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, इनवर्ड, आउट का इन, अप का डाउन, समझ रहे क्या, ये रिब्स के मूवमेंट होते हैं जब एयर इन और एयर आउट होती है। और डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है, जब एयर इन हो रही है तो डायफ्राम फ्लैट है, डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और जब वो ऊपर जाएगा तब वो दोनों लंग्स को पिचका देगा, तब यहां का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एयर रशेस आउट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इनहेलेशन के समय अंदर लो प्रेशर क्रिएट किया डायफ्राम ने ताकि एयर रश करे इन, और एक्सेलेशन के समय डायफ्राम ने ऊपर से धक्का दिया लंग्स को, पिचकाया ताकि एयर प्रेशर बढ़ जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और एयर बाहर हो जाए। तो ये मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, जिसमें 2 प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। उस केस में आपका रिब्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, डायफ्राम का मूवमेंट कैसा हो रहा है, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन खत्म करके ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। थोड़ा सा पार्ट बचा है बस रेस्पिरेशन का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, 1 मिनट बैठना ना।